Himalaya Company Limited issued for public subscription 1,20,000 equity share of rupees 10 each at a premium for 2 per share payable as under। 1,20,000 शेयर इन्होंने इशू किया है, प्रीमियम है बेटा 2 रुपये का और फेस वैल्यू है 10 रुपये की। अब ये जो 10 + 2 12 रुपये हमने पब्लिक से लेने हैं, उसका तरीका ये है कि एप्लीकेशन पे हमें 3 लेना है, अलॉटमेंट पे 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम बोले तो 3 प्लस फर्स्ट कॉल 2 है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 2 है। एप्लीकेशन वो रिसीव 1,60,000 शेयर, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। कह रहे देखिए एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है 160 हुआ है, इशू कितना किया था सर आपने, और रिसीव 160 ज़्यादा आ रहा है, इसे कहते हैं हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में इन्होंने 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास डायरेक्टर के पास, या तो रिजेक्शन या प्रोराटा अलॉटमेंट या कॉम्बिनेशन। इन्होंने क्या चुना है, इन्होंने प्रोराटा बेस पे दिया है, जैसे 160 के बदले में 120 दे दिया। एक्स्ट्रा शेयर्स जो भी बच रहा है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट में चला जाएगा। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इन्होंने ये बताया भी है, ये लाइन अगर ना भी लिखी कि एक्सेस पैसा कहाँ जाएगा, उसके बावजूद भी वो कहाँ जाता है बेटा, अलॉटमेंट में ही जाता है। रोहन टू होम 4800 शेयर्स वर अलॉटेड। रोहन के पास 4800 शेयर्स है, अलॉट हुए थे, वो फेल टू पे द 2 कॉल्स। कमाल की बात है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोहन जो है उसने कौन से पैसे को डिफॉल्ट किया बेटा, फर्स्ट और वेरी गुड। दीज वर रीइश्यूड टू द दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। इसको हमने फॉरफिट कर दिया सेकंड कॉल के बाद, यानी आफ्टर फाइनल कॉल ना, नहीं, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल वाज मेड। हाँ ठीक है, सेकंड कॉल के बाद हमने इसे क्या करा, फॉरफिट कर दिया। ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड, तो टीना फुल्ली पेड अप 7 पर शेयर्स, और जर्नल एंट्री बनानी है। साथ में इन्होंने बोला भाई साहब थोड़ा सा कष्ट करके आप क्या बना दें, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी बना ले, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलिए। कितना है बेटा ये, 6 लाख। तो ये नॉर्मल जनरल एंट्री जैसे पहले करते थे वैसे ही चल रहा है बेटा अभी तक। अब इसके बाद रिसीव की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब मुझे एक बात बताइए, इधर ध्यान दीजिएगा, इधर सभी लोग बताइए, अलॉटमेंट में जो टोटल वैल्यू आनी थी बेटा कितनी आनी थी, वो 6 लाख की आनी थी। और जबकि ऑलरेडी हमारे पास कितनी आ चुकी है, जब फर्स्ट टाइम एक्स्ट्रा पैसा मिला था तो वो पैसा हमने 40,000 शेयर्स के पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो वो अलॉटमेंट का जो वैल्यू है 1,20,000, तो वो माइनस कर देंगे हम लोग, यही करेंगे ना। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसने अलॉटमेंट को डिफ़ॉल्ट किया हो, कोई नहीं दे रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, तो 6 लाख में से 120 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 4,80,000। ये हम यहाँ लिख देंगे जी, सिंपल। चलिए जी, फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री। फर्स्ट कॉल में एरियर है, फाइनल कॉल में, अच्छा फर्स्ट में भी और फाइनल में भी है। अच्छा 2 कॉल्स लिख रखा है उन्होंने, तो एरियर है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, क्रेडिट में आएगा बेटा इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट। आइए सर पहले आते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स को ड्यू कितना 1,20,000 इंटू का इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू है बेटा वो फर्स्ट कॉल की 2 रुपये की है, तो ये आ गया जी 2,40,000। अब से 2,40,000 में से हम माइनस कर देंगे जो हमें मिला नहीं। अच्छा जो हमें मिला नहीं वो कितना है बता सकते हैं आप? बेटा एक बात का ध्यान रखना, प्रोवाइडर के केस में जिसने आपको दिया नहीं है ना, शेयर्स के पैसे नहीं दिए, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे आप ये देखिएगा रोहन जो है वो आपको नहीं दे रहा, रोहन के पास कितने शेयर हैं 1800, जो उसको क्या किए गए थे, ध्यान रखेंगे अलॉटेड ही आपको मायने रखता है सबसे ज्यादा, कि रोहन के पास कितने शेयर थे जिसके पैसे नहीं दिए। अलॉटेड मतलब इतने शेयर उसके पास हैं, और अप्लाइड का मतलब होता है उसने क्या मांगा था। अभी उसके पास 4800 शेयर्स हैं और वो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दे रहा है, तो हमारा एक डाउट है कि सर अगर वो फर्स्ट कॉल के नहीं दे रहा है तो उसने तो एडवांस दे रखे थे ना। प्रोवाटा के केस में क्या था, कितने हजार शेयर्स के पैसे एक्स्ट्रा आ गए थे, 40,000 शेयर्स के पैसे आ गए थे। यानी वैल्यू में अगर देखा जाए तो टोटल वैल्यू 1,20,000 जो है वो ज़्यादा पैसा आ गया था हमारे को एप्लीकेशन के टाइम पे ही। ये 1,20,000 रुपये अलॉटमेंट में एडजस्ट करा कि नहीं करा हमने। ऐसे ही इस बंदे का नाम जो रोहन है, इसने भी अगर एडवांस दिया उस 1,20,000 में, इसका भी पैसा था। हम ये मान के चलते हैं कि 1,20,000 में इसने भी एडवांस ही दे रखा था और इसका भी पैसा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके पास अगर 4800 शेयर्स हैं तो अप्लाइड तो ज़्यादा किए होंगे इसने। वो कैसे? क्योंकि बेटा जो 1,60,000 शेयर्स के बदले में हम दे कितना रहे, 1,20,000। तो अगर किसी को हमने 4800 शेयर्स दिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसने ज़्यादा अप्लाई किया होगा, लेकिन ज़्यादा अप्लाई करने के बाद वो सारे एक्स्ट्रा पैसा को हमने कहाँ बराबर करा, तो अगर अलॉटमेंट में बराबर करा है और फर्स्ट कॉल ना दे तो क्या फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट करें उसको? भाई अगर कोई पैसा एक्स्ट्रा देता है तो हमने बोलते हैं अगले इंस्टॉलमेंट में बराबर कर लेते। अब उसने इतना दिया कि अगले इंस्टॉलमेंट में हमने बराबर कर लिया, तो क्या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी बराबर होगा? वहां नहीं होगा। तो यहां पे आपको डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू। इसके पास कितने शेयर्स थे बेटा, 4800 इंटू का 2, कितना वैल्यू आ गया बेटा, ये 9,000। यही वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये आया जी 9,600, और इस 240 में से माइनस करेंगे तो 2,30,000, 30,400, और इस टोटल को कर देंगे तो 2,40,000। सर वो जो वर्किंग नोट बनाते हैं अगर प्रोराटा में, आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है प्रोराटा के केसेस में तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, लेकिन मैंने ये भी साथ साथ में बताया था अगर वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देता तभी ये सिचुएशन है। थर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, थर्ड तो हमारा एडजस्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पे उसके लिए वर्किंग नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसने अलॉटमेंट नहीं दिया होता तब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता। समझ में आ गई बात? चलिए जी, फर्स्ट कॉल कर लिया, अब इसके बाद आ जाइए फाइनल कॉल पे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स 1,20,000, और सेकेंड फाइनल कॉल है बेटा 2 रुपीज़ का, तो ये कितना है बेटा, ये 2,40,000।
नेक्स्ट इसके रिसीव की एंट्री कर देंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिला उसे कहाँ लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे भी 4800 शेयर्स के पैसे नहीं मिले थे ना, और ये कितने का था बेटा, 2 का, और यहाँ पे टोटल वैल्यू है बेटा 2,40,000, 9,000, तो ये तो सेम ही वैल्यू आ रही है, 230400, 9600, 2,40,000। यहाँ तक कर लिया सब लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद किस चीज़ की जर्नल एंट्री करनी है सर, कर लीजिए, फॉरफिट भी हो जाएगा, एंट्री तो बताइए। फॉरफिट की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर क्या होता है बेटा, एंट्री बताइए तो जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है जी। कितने इक्विटी शेयर हैं जिसको फॉरफिट कर रहे हैं आप, इधर ध्यान दीजिएगा, 4,800। आपको याद है यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेते थे, कौन सी वैल्यू, कॉल्ड अप कितना है इसमें, पूरे 10, क्योंकि हमने पूरा पैसा मांगा है। अब आइए शेयर फॉरफिटेड में, तो 4800 इनटू कितना पे नहीं किया इन्होंने पे कितना नहीं किया बेटा, 4 पे नहीं किया, तो बाकी पे कर दिया होगा। सर प्रोराटा में तो हम लोग वर्किंग नोट से लेते थे बेटा, वर्किंग नोट से इसलिए ले रहे थे कि एप्लीकेशन अगर किसी ने दिया तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, इसने तो अलॉटमेंट तक दिया है ना आपको पैसा, ये सब इसी में कवर हो गया, एडवांस था या जो भी था इसी में आ गया ना। तो फर्स्ट कॉल अगर नहीं दे रहा है कोई, फाइनल कॉल नहीं दे रहा है कोई, तो आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जैसे क्वेश्चन बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बनाइए और उतना टेंशन भी नहीं लेना है। अब बताइए मुझे बस इसमें ये कि इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था, तो क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ ही लेते हैं हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू, क्या फॉरफिटेड में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर इंक्लूड भी करना होता तो एरियर्स में, लेकिन वो एरियर्स में एसपीआर था ही नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एरियर हुआ है उसमें तो एसपीआर था भी नहीं, एसपीआर किस में था बेटा, अलॉटमेंट में था, और वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो अगर प्रीमियम मिल चुका है तो उसे कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैल्यू हो गई जी 48,000, 28,800, 19,200। इसके बाद आएंगे बेटा, किस बात की एंट्री करेंगे हम लोग, रीइशू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा इधर ध्यान देना, इधर 4800 शेयर्स हम लोग रीइशू कर रहे हैं ना, यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं बता दो, और यहाँ पे ना 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 पेड अप वैल्यू, कौन सी वैल्यू, तो बताइए क्या पर शेयर गिवन है, 7 पर शेयर है, पेड अप वैल्यू में क्या बोला उन्होंने, फुल्ली पेड अप बोला है। अब फुल्ली पेड अप किसे कहते हैं बेटा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 10, फेस वैल्यू का मतलब एक शेयर की कीमत क्या है, कितना मिल चुका कितना नहीं मिला, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा जी, डिफरेंस कहाँ आ रहा है बताइए, डेबिट में डिफरेंस आएगा, क्या लिखेंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट
4800 इंटू का 3 बताइए सर वैल्यू 33,600 14,004 एंड 48,000 लास्ट एंट्री ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री क्या होती है बेटा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसमें देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप पूरा रीइशू जितना आप फॉरफिट करते हैं ना बेटा उतना ही अगर रीइशू कर दें तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने जो फॉरफिट वाली एंट्री में फॉरफिटेड को क्रेडिट किया था टोटल वैल्यू से, कितना किया था बेटा 28,800, और डेबिट कितनी वैल्यू से किया है, इन दोनों को माइनस करके वैल्यू लिख दीजिए। मैं बता रहा हूं ध्यान से, दो तरीके से बताऊंगा, दोनों ध्यान दीजिएगा। पहला तरीका यह है कि टोटल वैल्यू 28,800 माइनस का 14,400 को आप लिख दीजिए, माइनस करके आंसर आ जाएगा। और अगर ये भी तरीका आपको याद नहीं है तो दूसरा तरीका था रीइशू शेयर्स ब्रैकेट में प्रॉफिट कितना है बेटा 6, ये जो 6 है इससे हम लोग क्या कहते हैं प्रॉफिट, और इस 3 को क्या कहते हैं ये लॉस है, इसे भी माइनस करेंगे आंसर सेम आएगा। ऐसा इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि रीइशू शेयर्स जितना फॉरफिट किया था उतना ही है। अगर रीइशू शेयर्स में कुछ भी चेंज होता, फॉरफिटेड से रीइशू शेयर्स में चेंज होता, तो बेटा इस वाले तरीके से आप नहीं निकाल सकते, हमेशा इसको फॉलो करना होता है। तो बताइए कितना आ रहा है 14,400 14,400। कोई दिक्कत है इसमें? अब आइए बैलेंस शीट, मजा आएगा बना के बैलेंस शीट को। आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कीजिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार करेंगे तो ध्यान रखेंगे शेयर कैपिटल है, उसके साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी इस बार आना है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है और कैपिटल रिजर्व भी है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है और कैपिटल रिजर्व, ये दोनों चीजें वहां जाएंगी रिजर्व एंड सरप्लस में। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट बना रहे आप ये सोचने लग जाए प्रोराटा का बैलेंस शीट अलग होता होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम बैलेंस शीट बनेगा जैसे पहले आप बनाते थे। यकीन नहीं हो रहा ना, मैं मालूम था। बैलेंस शीट डेट डालेंगे बेटा एज एट, क्या डेट कोई गिवन है क्या, ऊपर लिख लेना इन द बुक्स ऑफ वाला। अच्छा जी, बैलेंस शीट के फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं पहले। नोट यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आ गया। बताइए सर ज़रा, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? वेरी गुड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा जी बच्चे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हमने लिख लिया, उसके नीचे बताइए क्या होता है? तो ये आया जी हमारे पास शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या होता है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। क्या अभी तक बैलेंस शीट में कोई चेंज आया? तो बैलेंस शीट का एक हिस्सा तो हो गया जी हमारे पास। उसके बाद आएंगे जी सेकंड पॉइंट पे। बताइए बेटा सेकंड पॉइंट, एसेट्स में कौन सा एसेट्स लिखेंगे बेटा? करंट एसेट्स को, और उसके नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
हाँ जी, ये भी हो गया जी। इसके लिए हम लोग नोट नंबर 1 बनाएंगे, इसके लिए 2 बना देंगे और इसके लिए नोट नंबर 3 तैयार करेंगे। यहाँ पे आप टोटल लिख लीजिए और ये आपका टोटल, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया जी। कोई डाउट हो तो बताइएगा ज़रा। उसके बाद आएंगे सर नोट्स टू अकाउंट्स पे। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट नोट किस चीज़ का था बेटा? नहीं, फर्स्ट नोट किस चीज़ का था? शेयर कैपिटल लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, जिसका नोट था। अच्छा, अब ये जो नोट आपने लिख दिया जी शेयर कैपिटल, उसके नीचे क्या आता था पहले? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल के अंदर हम लोग क्या क्या लिखते थे, इधर ध्यान दीजिएगा बेटा। ऑथराइज कैपिटल में लिखते थे नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, यही लिखते थे ना। अच्छा, एक जब मैंने लास्ट टाइम टेस्ट लिया था उसमें एक बच्चे ने क्या करा, यहाँ पे ना ऐसे करके डैश बनाया पूरा और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखी, जैसे ₹10 है। ये डैश नहीं बनाना, ये डैश मैं आपको समझा रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ आएगा। हर क्वेश्चन में जाके आप ऐसा नहीं कि डैश बना के यहाँ पे 10 लिखिए, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ी ना हो रहा है। आप पूरा लिखेंगे 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब जिस क्वेश्चन में नहीं है वहां पे मैं छोड़ सकता हूं, जैसे इस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल का कोई जिक्र नहीं है कहीं पे? इशूड से बात करिए, यहां पे हम छोड़ सकते हैं। बाकी जगह पे आपको लिखना है 10,000 रहे तो 10,000 शेयर ऑफ ₹, लिखना है, डैश नहीं लगा देना। डैश तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको। ये हो गया सर, ऑथराइज हो गया। उसके बाद किसकी बारी आती? उसके बाद आ जाइए सर इशूड कैपिटल पे। क्या इशूड दे रखा है आपको? कितने शेयर हैं? 1,20,000 शेयर है ना, ऑफ ₹10 ईच। यह है बेटा 1 2 3 4 5, यही है। ये भी हो गया, इशूड हो गया। इशूड के बाद किस पे चलते हैं हम लोग? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब बताइए सब्सक्राइब में पहले क्या आता है, पता है आपको? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, हाँ जी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। मुझे एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो आपने इशू किया था कितना किया था? 120 आया था, 140 जरूर, 160 आ गया था, तो उसको 40 को तो आपने एडजस्ट कर दिया ना। शेयर्स तो आपने 120 दिए, इसलिए इशूड में 120 है, तो सब्सक्राइब भी 120 है। लेकिन सब्सक्राइब में जब 120 सब्सक्राइब हुआ, उसके बाद एक बंदा है रोहन, उसके शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफीड करा गया। तो यार रोहन के अलावा बाकी लोग ने सारे शेयर्स के पैसे दिए कि नहीं दिए? रोहन के अलावा बाकी लोग तो दे रहे हैं ना। तो रोहन का पैसा जो है वो सब्सक्राइब फुल्ली में आएगा या नहीं आएगा, ये बता दीजिए बस। नहीं आएगा। एक मिनट रुको, देखो बेटा, टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 120 थे, इसके 2 हिस्से हुए। इसमें से 4,800 वाला डिफॉल्ट हो गया और बाकी जो बच गया, कितने बच गए सर? आप पहले खा लो उसको, बताओ कितना? 1,15,200, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ये एरियर हो चुका था और ये फुल्ली है, इसने सारे पैसे दिए। फिर इसको हमने क्या करा बेटा, जाके फॉरफीड करके फिर से क्या करा? री इशू किया, फुल्ली पेड अप पे किया ना। तो री इशू जैसे हुआ, ये दोबारा से सब्सक्राइब पूरा हो गया कि नहीं हो गया?
भाई री इशू कर दिया आपने तो फिर से वो शेयर बिक ही गया ना, तो आप बताओ टोटल शेयर कितना हो गया, फिर से वापस 1/20। अगर री इशू नहीं करते तब सिचुएशन अलग आती। देखिए बैलेंस शीट में 3 जगह फर्क पड़ेगा। अगर सिर्फ एरियर रह जाता है तो मैंने आपको सिखाया था एरियर में क्या करते हैं, आप माइनस करके छोड़ देते। फिर फोरफीट होता है तो उसका तरीका अलग है, एरियर में माइनस करते हैं, फोरफीट में प्लस कर देते। लेकिन आपने उसको री इशू कर दिया तो इसका मतलब फिर से बिक गया, अब बिक गया तो वापस जाके ऐड हो गया उसी में ही। तो यहां पे इस बार फुल्ली सब्सक्राइब कितने शेयर हैं बेटा, पूरे 1 लाख। अगर री इशू हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना, इसका मतलब पूरा हो गया। तो आइए इधर, यहां बताइए सब्सक्राइब में टोटल कितना लिखूं मैं, 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्लियर है जी। अच्छा ये मैं हर जगह इक्विटी लिखना भूल गया, तो आप इक्विटी शेयर लिख दीजिएगा, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, हो गया सर। ये कौन सा नोट्स अकाउंट है, फर्स्ट शेयर कैपिटल। अब इसे बैलेंस शीट में ऊपर जाएंगे, बैलेंस शीट में, और यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने 12 लाख आप लिख देंगे। समझ में आ गई बात। ये बैलेंस शीट तो नॉर्मल है बेटा। उसके बाद बताइए बैलेंस शीट ये हो गया, नोट्स फर्स्ट का हो गया। अब किसका बनाया बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। आ जाओ जी नीचे ज़रा, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा ये रिजर्व एंड सरप्लस में ना 2 चीज़ें, पहला तो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहला क्या आपके पास, बताइए जी, सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स के पैसे मांगे आपने, 1,20,000। और प्रीमियम था कितने का बेटा, तो इसने मतलब है सब लोगों ने दिया ना, सब ने दिया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है जी। अब ऐसे ही आएंगे दूसरे पे, आपका कैपिटल रिजर्व आया था, बताइए यहाँ पे लिख लीजिए पहले तो कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना निकाला आपने, 14,100, यही है। अब इसका टोटल कर दीजिए सर आप, 24 और 25,000 नहीं, क्या कह रहे हो, 2,54,400, ये टोटल हो गया जी। अब ये नोट्स को उठा के भी आप कहाँ लिख देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देंगे आप 2,54,000, ऐड कर दीजिए, सही है सर, ये 14,54,400। अच्छा जो इसका टोटल है वही इसका टोटल भी आएगा, और वही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आएगा बेटा। लेकिन आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी नोट्स आपको दिखाना पड़ेगा, थर्ड दिखाना पड़ेगा ना। थर्ड नोट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और उसमें जाके आपको कैश एट बैंक लिखना पड़ेगा। समझ गए सर आप। चलिए आइए वो भी लिख लेते हैं। थर्ड पे आइए सर, थर्ड है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, सारे बैंक को ऐड कर दीजिए, या जो बैलेंस शीट का टोटल आया था वही लिख लीजिए सीधा, 14,54,400। नहीं तो तरीका यही होगा, सारा डेबिट वाला बैंक ऐड करके क्रेडिट वाला बैंक माइनस करेंगे आप, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी।
बताइए जी, समझ में आया? आसान था वैसे ये तो, लेकिन थोड़ा लंबा था, चीज़ें आसान थी, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ी हमें। कोई डाउट किसी को? जी सर। कैश एंड बैंक की वैल्यू मैं कैसे लेकर आया? देख, नहीं, पहला तरीका तो ये है कि बैंक ये जर्नल एंट्री आपने कर रखी है ना सबकी, तो सारे डेबिट वाले बैंक ऐड कर दीजिए, क्रेडिट वाला बैंक माइनस कर दिया, आ जाएगा यही वैल्यू, एक तरीका। दूसरा ये है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो तो ज़रा, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात ये भी उतना ही होगा ना, ऐसे भी कर सकते। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।